ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद मेरा नाम है और आज मैं लेक्चर नंबर 8 कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्ट कर रहा हूं। बेटे, आज के बाद आपकी कसम पूरी खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने 6th, 7th, 8th में कसम खाई थी। बेटे, टुडे इज द लास्ट बेसिक लेक्चर फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आज के लेक्चर के बाद आपको छोड़ दूंगा, आप कहीं से भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं, बट नो डाउट आई विल बी टेकिंग सम 1 or 2 मोर लेक्चर्स फॉर डूइंग प्रैक्टिस, बट बेसिक कंसेप्ट्स मैं आज कंप्लीट कर दूंगा बेटे। तो आज का ये जो लेक्चर है, अंतिम लेक्चर फॉर द बेसिक कंसेप्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़े यू हैव टू सी इट वेरी, यू हैव टू वॉच इट वेरी वेरी सिंसियरली। बेटे, आपको अपने रजिस्टर्स में भी लिखना है। आप कसम खा के आपने काफी कुछ किया भी है, मुझे अच्छा लग रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। तो चलिए आज इस लेक्चर नंबर 8 को करने के बाद इतिहास को रच दें। दैट वी हैव डिस्कस्ड द लॉजिक्स दैट हाउ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वी कैन मूव। आइए हम शुरू करेंगे बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 8। मैंने लिखा यूर माइंड इज अ मैग्नेट, इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग यू विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग। आपका दिमाग चुंबक है, चुंबक। आप जो सोचते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, डिसलाइक अट्रैक्ट्स डिसलाइक। तो आपको जब ये पता चल गया तो फिर सोचना क्या है, अच्छी बातें सोचनी है, क्योंकि अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छी अट्रैक्ट होंगी, गंदी बातें सोचेंगे तो गंदी अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगी। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में एक लास्ट केस स्टडी कराने जा रहा हूं। बेटे, अब क्या बताऊं, मैं लेक्चर 4 से केस स्टडीज करा रहा हूं। लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, 5 केस स्टडीज करा दी हैं। बेसिक कंसेप्ट 90% कवर कर दूंगा बेटे। तो आप पहली बात तो आज लिख लें, अभी केस स्टडी में आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप जरूर लिखें। As we have discussed in the last lecture that we can prepare a cash flow statement, and specifically within that cash flow from operating activities can be calculated by 2 methods. 2 तरीकों से हम operating activities को निकाल सकते हैं। वही बात लिखिए, एक बार लिख लेंगे। Cash from or use in operating activities can be calculated as per 2 methods. One is direct method and second is indirect method, which we have discussed in the last lecture, and we have moved from direct to indirect. Second is cash from investing activities and cash from financing activities is calculated only by one method. जो मेथड आपको बताया बस उसी से कैलकुलेट होता है, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड ओनली। हमें उसमें जाना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा 2 तरीके, 2 मेथड्स, एक सीधा एक इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कान को पकड़ना है तो डायरेक्टली पकड़ लीजिए, और इनडायरेक्ट मतलब रिवर्स। बट बड़ी सिंपल सी बात है कि आप डायरेक्ट में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक चलते हैं। जैसे यू स्टार्ट विद सेल्स, यू स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन प्रॉफिट, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन आई विल से दिस इज माय कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड देन आई एडजस्ट सम वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड देन आई से दिस इज माय कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट इनडायरेक्ट मेथड में हम नीचे से शुरू करेंगे बेटे, नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको पूरा प्रोसेस समझाया था। सो इनडायरेक्ट मेथड में आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, बट इनडायरेक्ट मेथड आई विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, and there is no need to calculate even net profit because we are calculating cash from operating activities. So if I take only those activities, मैं उन्हीं एक्टिविटीज को लूंगा जिनसे मेरे पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं। बट नेट प्रॉफिट, ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड। इन इनडायरेक्ट मेथड मैं नीचे नेट प्रॉफिट लूंगा, उसका एक्सरे करूंगा, उसमें कुछ प्लस करूंगा, उसमें कुछ माइनस करूंगा, और उसको एक अच्छा सा बनाऊंगा अपने लिए, अपने लायक। तो आइए, मैं भूपेश आनंद एक बार चाहता हूं कि आप सब, मुझे मालूम है आपको पता है, बट बेटे आज हम जो केस स्टडी करने वाले हैं, आपको उससे पहले थोड़ा सा तैयार होना है, लोहा गर्म होगा तो मैं चोट मारने में आसानी रहेगी, मैं फटाफट चोट मार दूंगा बेटे, और एंड यू विल बी गेटिंग दैट दोज थिंग्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. I will not say it is a format of cash flow statement. Rather, it is a format of cash from operating activities as per direct method. We have already done, but still, cash from used in operating activities, cash received from debtors, and this we can calculate by preparing debtors account. पता नहीं कितनी बार debtors account बना दिया है।
less cash paid to creditors, that is payables. We have prepared stock account, we have prepared payables account. उसमें जो कैश गया वो लेस कर देंगे. less cash paid for cash operating expenses, and we have seen that operating expenses can be a composite of cash and non cash. संधि विच्छेद कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, हथौड़े मार देंगे. उसमें से जो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं those are to be subtracted, and less tax paid, that is because that is also operating expense. So my dear friends, the net result will be, अगर प्लस आ गया ना बेटा तो हम इसको कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और बेटे अगर माइनस आ गया ना तो हम कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो आराम से बेटे, आराम से आप देखिए, मैंने आपके लिए ये फॉर्मेट बनाया थर्ड नंबर में. आप 2 नंबर लिख चुके हैं. सर ये है क्या बेटे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने से की जाती हैं. बस मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई आप कसम खाइए, आपने खाई क्योंकि मेरे आप अपने हैं. फिर मैं कह रहा हूं ये लिखो, आप लिख रहे हैं क्योंकि आप मेरे अपने हैं. तो थर्ड पॉइंट इज कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. क्या लगता है बेटे ये सब आपने फॉर्मेट बना दिया? इन द लास्ट लेक्चर बेटे मैंने बड़ी मेहनत की और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड आई फ्लोड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. तो बेटे इसका फॉर्मेट भी एक बार बना लेते हैं, फिर हम लॉजिकली सीखेंगे. रटना कुछ नहीं है बेटे भूपेश आनंद के लेक्चर में. ऊपर हेडिंग लिखिए कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर इनडायरेक्ट मेथड. बेटे ये इनडायरेक्ट मेथड है. मैंने कहा जब इनडायरेक्ट नाम ही कह रहा है तो नीचे से ऊपर चलेंगे. पहले नीचे ऊपर रख देंगे फिर चलेंगे. ठीक है जी. वी विल राइट डाउन नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. इन द लास्ट लेक्चर 7A 7B बेटे नेट प्रॉफिट 60,000 था, याद है? तो मैं यहां पर 60,000 से चलना शुरू करूंगा. 60,000 में कुछ प्लस करूंगा, कुछ माइनस करूंगा, बिकॉज आई ओनली रिक्वायर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो मैं क्या करूंगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा. तो मैंने जब 60,000 में एडजस्टमेंट की थी तो 75,000 आ गया था. कैसे? मैंने 30,000 की डेप्रिसिएशन ऐड की थी, है ना? 30,000 की डेप्रिसिएशन ऐड की थी. फिर मैंने उसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लेस किया था 10,000. फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस किया था 5,000. 30,000 जमा किया था डेप्रिसिएशन का, 10 और 5 15 लेस किया था. तो मेरे पास आंसर आ गया था बेटे 75,000, एंड दैट 75,000 इज कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Because in indirect method or indirect we are only concerned with operating activities, but just in the indirect method my starting point will be net profit, and my direct method my starting point will be from debtors, from cash received from debtors. So I am doing indirect. तो बेटे आपको indirect में पहले net profit लेना है. तो आप लिखिए net profit as per profit and loss statement. उसमें हम कुछ एडजस्ट कर देंगे, कुछ उसका एक्सरे करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे. उसमें कुछ खराबी सी है उसको ठीक कर देंगे. बेटे जैसे आप किसी ब्यूटी पार्लर वाली के पास जाएंगे तो आपकी आईब्रोज वो ठीक कर देगी, है ना? आपका फेशियल करेगी, ठीक है ना? बाकी सब चीज़ें भी आप जो कहेंगे वो करेंगे. द पॉइंट इज वी आर डूइंग एडजस्टमेंट इन योर फेस. तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ बेटे उस नेट प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से निकाला है. एज इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट 60,000 इज अ प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. नाउ दैट इज आफ्टर ऑल द आइटम्स. बेटा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो पूरा ही बनेगा ना. ये तो हमारी मर्जी है ना कि वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट एंड दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द ब्लेजर, एंड विद इन दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट वी आर राइटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं ना. तो मुझे सबसे पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी किसकी? नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की. Because in profit and loss account we debit all expenses whether they are cash or non-cash. We debit and we credit all incomes whether they are operating, whether they are investing, whether they are financial. मैं ये कह रहा हूं कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट में हम सारे खर्चे लिख देते हैं, चाहे वो उन खर्चों से पैसे गए हों या उन खर्चों से पैसे ना गए हों. जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ मेरा पैसा नहीं जाता, जैसे अमोर्टाइजेशन नहीं जाता, जैसे डेप्रिसिएशन नहीं जाता, बट मैं फिर भी लिखता हूं क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के बेसिस पे बनाए हुए हैं. बट द पॉइंट इज हियर आई वांट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो आई वांट टू डेबिट, आई वांट टू राइट दोज एक्सपेंसेस विच बाय विच माई एक्चुअली कैश इज गोइंग आउट, जिसकी वजह से मेरे एक्चुअली में पैसे बाहर गए. बेटे मैं उन्हीं खर्चों को लिखने वाला हूं. मेरी आप बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो नेट प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया है इट इज आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स. सो वी आर डूइंग सम फेशियल. उसमें फेयर एंड लवली लगा रहे हैं.
उसमें फेयर एंड हैंडसम लगा रहे हैं, चीज वही है, थोड़ा सा दिखाने का तरीका अलग कर रहे हैं, तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एक्सपेंस। अब नॉन कैश एक्सपेंस में मैंने बताया हुआ बेटे, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल में भी चार्ज डेप्रिसिएशन एंड इन केस ऑफ इंटेंजिबल भी अमोर्टाइज्ड। तो मैंने वहां लिख दिया, वैसे तो एक ही चीज लिखी है, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, और आप अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हैं, amortization बेटे, amortization we will use in case of intangible, and for depreciation we will, for tangible we will use depreciation, and we will add this, हम इसको ऐड करेंगे। बताओ कोई बच्चा है जो बताए ऐड क्यों करेंगे? because the profit you have calculated as per profit and loss statement, in that all expenses will be deducted, then only we can calculate the profit। इसका मतलब जो प्रॉफिट आपने लिया है नेट प्रॉफिट, जैसे 60,000 का प्रॉफिट था हमारे लास्ट लेक्चर में, वो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद आया है, लेकिन उसकी वजह से पैसे बाहर नहीं गए, इसलिए मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, इसलिए मेरे को कैश प्रॉफिट निकालना है, तो मैं उसको ऐड करूंगा, इसलिए डेप्रिसिएशन के खर्चे को, अमोर्टाइजेशन को, नॉन कैश एक्सपेंसेस को वी विल ऐड इट। तो मैंने लिखा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, उसके बाद बेटे मैंने लिखा एडजस्टमेंट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो मैं बेटर है ये पता क्या लिख दीजिए यहाँ पे, एडजस्टमेंट फॉर, मैं कहता हूं ज्यादा बेटर पता क्या रहेगा, फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेरे को लगता है ये ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा बेटा। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लिखा, कौन सा बच्चा बताएगा? मैंने इन्वेस्टिंग को रब कर दिया और उसके लिए जगह नॉन ऑपरेटिंग को लिखा, बिकॉज व्हेन आई से नॉन ऑपरेटिंग बेटे, इट कैन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट कैन बी ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। चांस की बात है कि केस स्टडी में मैंने अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट गिवन है, बट देयर कैन बी अ केस दैट व्हेन यू नो फाइनेंशियल एक्टिविटी कैन आल्सो बी देयर। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। Now when I pay interest on loan, that is a financial activity, क्योंकि लोन ही फाइनेंशियल एक्टिविटी है, गाय ही फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो बछड़ा भी तो फाइनेंशियल होगा। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वांट टू कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट मींस वी विल एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वी विल एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो इसलिए मैंने इन्वेस्टिंग को रब करके लिख दिया एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सभी बच्चे लिखेंगे बेटा, आपको हैंडराइटिंग समझ आ रही है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका मतलब ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होंगी। ऑपरेटिंग को छोड़कर कोई भी एक्टिविटी से प्रॉफिट या लॉस आ रहा है और वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट किया है, तो बेटे उसका इफेक्ट नलिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर डेबिट साइड में आया है तो नेट प्रॉफिट में से निकालते समय वी हैव डिडक्टेड दैट, अब हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर वो क्रेडिट साइड में आया है तो प्रॉफिट है, व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट वो हमने ऐड किया होगा, तो अब लेस करेंगे। तो मैंने यहां पर अज्यूम किया कि आपको प्रॉफिट गिवन था, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को अब हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, बिकॉज no doubt it is cash item, but it is not related with operations, it is related with investing activities, and because we have credited while calculating that net profit of 60,000, बेटे हमने उस 60,000 के प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, इसलिए हम अब लेस करेंगे। ठीक है सर? लॉस ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अज्यूम करते लॉस हो गया, तो बेटे अगर लॉस हुआ ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या मैं तो कहता हूँ किसी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमने डेबिट किया होगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट उसको लेस करने के बाद ही आया होगा। इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसका मतलब मुझे ठीक करना है, बिकॉज इसके जहाँ पे माता पिता वहीं पे भेजना है। बेटे 3 माता पिता हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसके जो माता पिता हैं वहीं पे भेज देंगे। बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से जो हुआ वो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो फाइनेंशियल में जाना चाहिए, ऑपरेटिंग की वजह से जो हुआ वो ऑपरेटिंग में जाना चाहिए। बट बिकॉज वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर IAS 1, बेटे वहां पर सारे एक्सपेंसेस किसी भी तरह के होंगे हैं तो वो एंटिटी के, तो हम सारे डेबिट करते हैं, और वहां पर जितनी भी इनकम्स होती हैं तो वो एंटिटी की, वो सारी क्रेडिट करते हैं। इसलिए अब हमें अलग अलग करना है, तो थोड़ी सी हल्की सी बात को समझना है।
ठीक है जी। तो मैंने प्लस कर दिया लॉस ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिकॉज पहले ये लेस हो चुका है, क्योंकि ये डेबिट हो चुका होगा। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट मैंने निकाला होगा वो लॉस लेस करने के बाद आया होगा। अब मुझे उसका इफेक्ट नलीफाई करना है। आप बताइए, आप मिर्ची खाते हैं, चटनी खाई, आपकी मम्मी ने हरी चटनी बनाई पुदीने की, धनिया की, और उसमें गलती से हरी मिर्च ज़्यादा डाल दी और आपको लगा नहीं है, आपने खा ली। अब जैसे ही आपने खाई आपके धुएं निकलने शुरू हो गए, आपको लगा मर गया मर गया मर गया। अब आप क्या करेंगे कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए? आप फटाफट या तो पानी पिएंगे या चीनी खाएंगे। इसका मतलब मिर्ची का इफेक्ट खत्म करने के लिए आपने उसका ऑपोजिट किया। बिल्कुल ऑन द सेम एस्पेक्ट, मेरे को अगर किसी चीज का इफेक्ट लेस खत्म करना है तो मैं देखूंगा पहले इसमें क्या हुआ होगा, उसका ऑपोजिट करूंगा। अगर ये नेट प्रॉफिट में से पहले लेस हुआ है तो अब ऐड करूंगा, और अगर ये नेट प्रॉफिट निकालते समय पहले प्लस हुआ है तो अब माइनस करूंगा। बेटे रटना है ही नहीं, लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है यार। तो अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां तक जो भी कुछ आया, ये बेटे आया कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका मतलब क्या, ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक तो ऑपरेटिंग इन नेचर का है, दूसरा कैश इन नेचर का है, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, नॉन कैश का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इफेक्ट नलीफाई कर दिया, फाइनेंशियल एक्टिविटी का इफेक्ट नलीफाई कर दिया। इट मींस ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो खाली कैश है और ऑपरेशन की वजह से है। जैसे लास्ट लेक्चर में 7th में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने 60,000 रुपए ऊपर लिखने थे, 60,000 रुपए तो मैं यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। फिर 30,000 रुपए मैं यहां ऐड कर दूंगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। फिर 15,000 रुपए मैं माइनस कर दूंगा, दैट 10,000 रुपए बिकॉज दैट इज ड्यू टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। 5,000 रुपए लेस कर दूंगा बिकॉज दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी बेटे वो 75,000 की आएगी, एंड 75,000 का बेनाम नहीं है, नाम है, एंड द नेम ऑफ दैट एसेट, दैट 75,000 इज कैश operating profit. Now if I adjust the working capital changes, I can calculate the balancing figure as cash operating profit, that is cash flow from operating activities. तो लास्ट में मैं क्या करता हूं, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कर देता हूं। अब बेटे वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, और करंट एसेट आपको पता है बेसिकली हम अकाउंट रिसीवेबल्स और स्टॉक लेते हैं। कैश तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ ही जाएगा, और करंट लायबिलिटी में हम ट्रेड पेबल लेते हैं या बिल्स पेबल लेते हैं, मतलब करंट लायबिलिटीज लेते हैं। अब सवाल आता है कि उनको प्लस करें या माइनस करें। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आज आपको मैं एक लॉजिक बताऊंगा तो कि आप उस लॉजिक को समझेंगे या रटेंगे। मुझे एक चीज बताइए, अगर डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? पहले 40,000 का बैलेंस था, अब 50,000 का हो गया। इट इंप्लाइज कि आपने एज ए एंटिटी क्रेडिट सेल्स ज्यादा की है। इट इंप्लाइज कि आपको कैश अभी नहीं मिलेगा। इट ऑल्सो इंप्लॉइज कि आपके पैसे ब्लॉक हो गए। इट ऑल्सो इंप्लॉइज कि कैश आपको आने वाले समय में मिलेगा। इसका मतलब अभी तो कैश की बैलेंस कम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इंक्रीज और चेंज इन डेटर्स। चेंज इन डेटर्स इसका मतलब इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स, ऐसा समझ लीजिए। चेंज तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स, ऐसे एक लॉजिकली समझेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा। इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स से क्या मतलब हुआ कि मेरे पैसे ब्लॉक हो गए, जो मुझे मिलने थे नहीं मिले, अभी मेरे को उधार में बेचना पड़ा, इसका मतलब मेरा कैश कम हो गया। तो बेटे इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स को हम लेस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अब ये तो मैंने एक यूनिफॉर्म लिख दिया ना, चेंज। तो आज मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूं कि आप एक चीज ध्यान रखिए, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स। बेटे लेस करेंगे अगर इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो लेस करेंगे। अब आप ये बताइए, चेंज इन स्टॉक, मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 का। क्या लगता है, इससे क्या समझ आता है आपको कि मेरा स्टॉक बढ़ गया? 50,000 था पहले, अब 80,000 हो गया। इसका मतलब चेंज तो 30,000 का है।
बेटे चेंज का मतलब क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ब्रॉट डाउन माइनस कैरिड डाउन। पर अब हमें ये देखना है चेंज निकालने के बाद कि उसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मैं आपसे एक लॉजिकली बात करता हूँ, इफ देर इज अ चेंज इन द स्टॉक फ्रॉम 50,000 to 80,000, it means there is an increase in the stock by 30,000. Now the point is whether we will add it or whether we will deduct it, this 30,000. बेटे अगर स्टॉक का बैलेंस बढ़ गया, अगर स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो मैंने परचेज किया होगा तभी तो इंक्रीज हुआ है, मेरे पैसे उसमें इन्वेस्ट हो गए। अच्छा, जब मेरे पैसे इन्वेस्ट हो गए तो मेरा कैश कम हो जाएगा क्योंकि आई मस्ट हैव पेड फॉर दैट। तो बेटे इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ स्टॉक को लेस करेंगे। अब मैं कहता हूं सपोज करते हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर बैलेंस हो गया, पेबल्स बैलेंस, ट्रेड पेबल बढ़ गए, इसका मतलब मैंने पैसे पे करने थे नहीं किए, इसका मतलब मैंने क्रेडिट एंजॉय कर लिया, इट मींस मेरे कैश सेव हो गया, इसका मतलब मेरा कैश बढ़ गया, तो मैं बढ़ा दूंगा बेटे। अब रटना रटा थोड़ी है, हमने तो लॉजिक समझा है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ डेटर्स वी विल डिडक्ट इट, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ स्टॉक वी विल डिडक्ट इट, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल देन वी विल ऐड इट। बेटे ये अगर थोड़ा सा लॉजिक समझ लिया ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में जो फिगर आएगी दैट विल बी कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्ट दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए जी बेटे एक दो बातें और लिख रहे हैं, फिर हम एक केस स्टडी में आ रहे हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड we have discussed in the last lecture also, and today also I am focusing towards direct and indirect. I will be doing an illustration, I will be doing a case study on the basis of direct method, and the same question I will be doing as per indirect, because then only you will appreciate the difference between direct and indirect. उसी क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लगाऊंगा और उसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट लगाऊंगा, तभी तो आपको दोनों के बीच का अंतर समझ आएगा। एक पॉइंट नंबर 5 लिखना है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, मैंने कहा जैसे ही लिखना है तो वो जाग गया और वो लिखने भी लग गया। कितना अच्छा बच्चा है। यूनिक फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड में हम ए पॉइंट लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। I think in the last lecture also I have told you that even if I am just given the balance sheet and the adjustments, I can prepare cash flow statement, and that method will be named as indirect method, because there is no need to prepare account receivable account, accounts payable account नहीं बनाना, stock account नहीं बनाना, वो बनाना ही नहीं है। अच्छा, जब बनाना ही नहीं है तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो फीचर ये हो गया, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया तो आप मान लीजिए यू कैन प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर एज पर इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड तो कहीं भी लग जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हो तब भी, नहीं दिया हो तब भी। बट अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, बिकॉज डायरेक्ट मेथड कैन ओनली बी एप्लीकेबल इफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज given, because I require sales, I require purchases figure, I require expenses figure, and that can be calculated with the help of profit and loss statement. तो इस तरह से आप इंडिकेशन ले सकते हैं, because second feature is there is no need to prepare account receivables account, no need to prepare। बेटे बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ना बेटे, बनाने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट्स पेबल अकाउंट, नो नीड टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट। आइए हम कुछ फीचर्स लिख लें ऑफ डायरेक्ट मेथड। मुझे पता है आपको मालूम है, और मुझे ये भी पता है क्योंकि आपने कसम खाई हो, आप बंधे हुए हैं और आप लिख रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आप यू आर सिटिंग ऑन टेबल एंड चेयर। विद्या का धर्म तभी आता है जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। Unique features of direct method is I require profit and loss statement because I have to prepare the accounts, and that too debtors account, that too sales. For that I require some figures, and that are only available in profit and loss account. Second is it is important to prepare accounts receivables account, accounts payable account, stock account बनाना पड़ेगा। बेटे कसम होगी अगर ये केस स्टडी आपने मेरे साथ साथ ना की, इसमें हमने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। बेटे मैं खाली चाहता हूं कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरे साथ साथ बनाओ, और हम बनाएंगे एज पर डायरेक्ट मेथड एज वेल एज पर इनडायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को करेंगे तो बेटे आपको ज्यादा पता चलेगा डिफरेंस। बेटे लास्ट है ना लेक्चर, ये बेसिक लेक्चर लास्ट है ना, और आपने कसम खाई हुई है बेटे, तो करना तो चाहिए ना बेटा। लिखो 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 मेरे बेटे, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने हेडिंग में भी लिख दिया, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर डायरेक्ट मेथड एंड एज पर इनडायरेक्ट मेथड, दोनों से करेंगे। और आपको पता ही है मैंने नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट।
बेटे because I have told you that it is to be prepared as per direct also, so it is important that I should give you profit and loss statement or the figures of those profit and loss statement. तो मैंने profit and loss statement ही दे दिया. सेल्स 5 लाख लिखेंगे बेटा, आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 10,000. इट मीन्स हमने यहाँ पे फिक्स एसेट्स या प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को सेल कर दिया है और सेल करने के बाद 10,000 का प्रॉफिट हो गया है. All incomes, because we are preparing profit and loss statement and we have to debit or credit all investing, all financial and all operating activities. तो बेटे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट स्टिल प्रॉफिट निकालने के लिए हम सारी एक्टिविटीज का इफेक्ट लेते हैं. लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है. लेस डेप्रिसिएशन, इसका मतलब फिक्स एसेट्स में पीपीबी में डेप्रिसिएशन दे हैव चार्ज 40,000. लेस कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000. बेटे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, कैश और नॉन कैश. नॉन कैश तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे ही दिया. कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ऑल पावर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैट विच इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, उसको मैंने कह दिया 50,000 है. और बेटे एक है लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. आपको पता है डिबेंचर्स जो है दैट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. यू कैन इशू डिबेंचर्स, दैट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन दैट इज अगेन अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. बट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वी हैव टू टेक द इफेक्ट ऑफ ऑल द आइटम्स. तो लास्ट में देखिए आपको नेट प्रॉफिट आ गया बेटे 3,10,000 आराम से. सर ये क्वेश्चन है, हाँ बेटे क्वेश्चन का आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है. सर ये लिखना है बेटा, मैं कान पे थप्पड़ मारूंगा, आपने कसम खाई हुई है फिर पूछते लिखना है यार, अच्छी बात थोड़ी है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 केस स्टडी है बेटे, लेक्चर नंबर 8 की. चलिए जी आगे चलिए बेटे. इसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है बट कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है. इट मींस क्वेश्चन का इस ढंग से भी आ सकता है. तो बेटा तभी तो मैंने कहा था लेक्चर 6, 7, 8 तो ऐसे हैं कि आप बस ये समझ लीजिए कि आपने कहीं दुनिया में देखना ही नहीं कि दुनिया बसती भी है या नहीं. ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 6,10,000. अच्छा बेटे एक चीज बताओ, मैं अगर आपको किसी चीज को ओपनिंग दे दूं और क्लोजिंग दे दूं तो बीच के अंतर को आप कहेंगे ना ये चेंज हो गया, ये डिफरेंस है. It means if opening balance is 3 lakhs and closing balance is 6,10,000, then the difference between closing and opening will be change. That is 3,10,000. यहां पर 3,10,000 change in profit and loss. चेक करिए बेटे, लास्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तो 3,10,000 है. इसका मतलब पिछले साल का जो बैलेंस था वो 3 लाख था. इस बार हमने 3,10,000 कमाए तो 3 lakhs plus 3,10,000 that comes to 6,10,000. तो टोटल लिखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस 6 lakhs, 3 lakhs and 6,10,000. अभी देखेंगे. ये तो बेटे क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, केस स्टडी लिखवा रहा हूं, लिखवाते भी समझा रहा हूं. ये प्यार है, आप नहीं समझोगे प्यार बेटे. अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 40,000. इसका मतलब मैंने यहां बैलेंस शीट नहीं देकर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की दे दी. क्लोजिंग बैलेंस है 50,000. स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 20,000. अब आप ये बताइए डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, स्टॉक का बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिटर्स पेबल्स का बैलेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेबल 5,000 से 6,000. अभी देखेंगे हमने इंटरेस्ट देना था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अक्रूवल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट हमारी देनदारी है, हमारी लायबिलिटी है, हमने नहीं दिया 5,000 का, अब 6,000 का भी नहीं दिया. तो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव पेड. बेटे इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहां पे लिखा ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दिस इज नॉट पेड बिकॉज वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. ये इंटरेस्ट है रिलेटेड टू दिस ईयर. इससे ये नहीं पता चलता कि आपने पे किया या नहीं किया. बेटे ये इस साल का है, तो जो मैं इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाऊंगा उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करूंगा और इस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डाल दूंगा, देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी नेम्ड एज कैश पेड फॉर इंटरेस्ट. तो अभी हम देखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो हाउ वी विल प्रिपेयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. और इफ देयर इज ए आउटस्टैंडिंग इनकम देन हाउ वी विल प्रिपेयर आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट. वो देखेंगे अभी देखेंगे. आप बताइए पहले यहां तक लिख चुके हैं, इंटरेस्ट पेबल तक लिख चुके हैं. फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख,
शॉर्ट टर्म लोन्स हैं 50,000 और 40,000, शॉर्ट टर्म लोन से 50,000 और 40,000, आराम से बेटे सब लिख लीजिए, ये सब लिखिए। मैं भूपेश आनंद आपके सामने चल रहा हूँ और 2-3 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं बस बेटे। बेटे लेक्चर 8 खत्म होने वाला है, लास्ट केस स्टडी है, आप इस समय 3 एडजस्टमेंट्स लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन 40,000 की है, वैसे हमें पता चल चुका था डेप्रिसिएशन यहीं से, डेप्रिसिएशन 40,000 की है, फिर भी उसने एडजस्टमेंट से बताने की कोशिश की। आप थैंक यू बोल दीजिए एग्जामिनर को। डेप्रिसिएशन इज 40,000, फिक्स एसेट कॉस्टिंग 20,000 वर सोल्ड फॉर 30। हमें पता चल चुका था कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, हमें पता चल गया था बेटे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट 10,000 है। उसने फिर भी हमें बताने की कोशिश की। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000। अब आप ये बताइए, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000 है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये देखिए 10,000 हमें पता चल गया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 है, फिर भी उसने बताया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थैंक यू बोल दीजिए। बेटे आप अब मेरे साथ साथ चलेंगे। बेटे हम डायरेक्ट मेथड से पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे और आप मेरे साथ साथ ही रहेंगे। मेरे से आप तरीका देखेंगे कि मैं किस तरह से सब चीजें कर रहा हूं, बिकॉज मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि आप बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे बैलेंस शीट नहीं दी, बट इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट आई एम गिवन विथ सम अदर इंफॉर्मेशन which is from balance sheet only. So firstly I will start from these balances. मैं पहले इन balances से शुरू करूंगा because these are balance sheet balances. हम ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो अपना करने का तरीका मेथड चेंज कर देंगे। बेटे हमने एक यूनिक मेथड फॉलो करना है अप टू एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक, SBR तक यही मेथड फॉलो करने वाला हूं। बेटे मैंने अपने IFRS AC से लंदन में भी, CA में भी, 11th में भी, 12th में भी मैंने जितने एग्जामिनेशन दिए यही तरीका लगाया और मुझे लगा ये बेस्ट है। तो आइए मेरे साथ साथ बेटे, आइए हेडिंग लिखिए, आंसर लिखिए, ऊपर लिखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और यहां लिखिए डायरेक्ट मेथड। हमें पता है हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं और लाइन डाल दीजिए। बेटे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पहले मौसमियों को छील लेंगे, फिर जूस निकालेंगे ना, तो फिर आप अच्छा जूस निकाल पाएंगे आराम से। बेटे आपको पता है यहाँ पे क्या करते हैं एज पर दिस। तो बेटे हम सबसे पहले लिखते हैं कैश, लिख दीजिए मोटी मोटी हेडिंग तो लिख ही दीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स। फिर हम लिखते हैं लेस कैश पेड टू अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिटर्स। कसम होगी अगर नहीं कर रहे हैं मेरे साथ साथ, मैं बता रहा हूं आपको, आप कसम खा चुके हैं फिर भी आप, मुझे पता आप कर रहे हैं। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी लेस करेंगे बेटे, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस टैक्स पेड इफ एनी, अगर है तो। इसके अलावा भी अगर कोई आइटम होगी तो देख लेंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा ये माइनस किया है, ये प्लस किया है, आराम से चेक कर लीजिए, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बेटे मैं भूपेश आनंद हूं, मैं आपके साथ ही रहूंगा और मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स बनाऊंगा और लाइव आपके सामने सारे क्वेश्चंस करूंगा। बिकॉज बैलेंस शीट्स गिवन नहीं है, बट आई एम गिवन विद द बैलेंसेस एज ऑफ बैलेंस शीट ओनली। एंड फर्स्टली आई शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंसेस विच आर गिवन टू मी। यहाँ पर एसेट साइड नहीं दी तो कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे को जो बैलेंसेस दिए मैं वहीं से शुरू कर दूंगा। मुझे मालूम है कि कौन सा एसेट है और कौन सी लायबिलिटी है, घबराना किस बात का है। आप मेरे साथ हैं ही, चलेंगे साथ साथ। क्या हो गया, अगर गलती भी होगी तो सीखेंगे ना बेटे। आप ये बताओ, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर क्या सीखना है। कोशिश करने वालों की ही तो हार होती है, जो कोशिश ही नहीं करता यार वो तो बेकार है, घर में बैठा हुआ है ना। आइए हम सब कोशिश करेंगे मेरे बेटे, हम सब कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक्चुअली में वो लास्ट में तो जीत ही जाते हैं बेटा। लो जी, मैंने अकाउंट्स की लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दी। सबसे पहला अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। दोबारा से बैलेंस देखने की कोशिश की कि क्या बैलेंस था।
3 लाख ओपनिंग था, 6,10,000 क्लोजिंग है। 3 लाख ओपनिंग था, 6,10,000 क्लोजिंग है। 3 लाख ओपनिंग है, 6,10,000 क्लोजिंग है। और आपको पता है बेटे कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या आपको मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6,10,000। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6,10,000। आराम से बेटे, अभी मैंने कहा ना खाली बैलेंसेस लिखने हैं, हमने कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आओ बेटे, कहाँ है केस स्टडी, कहाँ है बेटे, कहाँ है, आओ ना। नेक्स्ट है बेटे डेटर्स अकाउंट। 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 50,000 का क्लोजिंग है। बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट मेथड वी प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट। तो 40 का ओपनिंग, 50 का क्लोजिंग। मैं आ गया जी अकाउंट्स रिसीवेबल्स अकाउंट में, यहां लिख दिया मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल कह दें, डेटर्स कह दें। 40 का ओपनिंग, 50 का क्लोजिंग। 40 का ओपनिंग, 50 का क्लोजिंग। 40 का ओपनिंग, 50 का क्लोजिंग। आराम से देख लीजिए क्या है, मैं ठीक बोल रहा हूं। स्टॉक आ गया बेटे। अब देखो स्टॉक बड़ा भैया, क्रेडिटर्स छोटे भैया, तो मैंने दोनों दिए हुए हैं। स्टॉक 30-20, स्टॉक 30-20, तो मैंने यहां पर स्टॉक अकाउंट का नाम लिख डाला। 30,000 ओपनिंग बैलेंस, 20,000 क्लोजिंग बैलेंस। आराम से बेटे, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है, हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसके छोटे भैया को भी बनाओ ना, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। आप बताओ क्रेडिटर्स कितने हो गए? 30-45, 30-45, तो लिखो जी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। बेटे इसका क्रेडिट बैलेंस होता है 30-45, 30-45, 30-45 ओपनिंग और क्लोजिंग। बेटे मैं जान के ब्रॉड डाउन कैरी डाउन नहीं लिख रहा, 2 बाय नहीं लिख रहा, क्योंकि बेटे वो तो एक फॉर्मेलिटी है, आपको लॉजिकली बातें समझ आनी चाहिए, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30-45, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं और क्या है बेटा। हमारे को पहले बैलेंसेस देखने हैं और कुछ नहीं देखना। आइए जी बेटे, इंटरेस्ट पेबल। अब एक बात मैंने बतानी है आप सभी को, अगर कोई एक्सपेंस या कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, तो बेटे अक्रूड है या रिसीव्ड इन एडवांस है, तो बेटे वो बैलेंस शीट में आती है। तो हमारे को उसका अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, बिकॉज वी रिक्वायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने पे हैं, है ना। तो बेटे नो डाउट इंटरेस्ट पेबल 5,000 का ओपनिंग है, 6,000 का क्लोजिंग है। इंटरेस्ट आप डिबेंचर्स के ऊपर दे रहे हैं, नो डाउट डिबेंचर इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, बट बिकॉज मुझे इसमें कुछ बताना है, इसलिए मैं जान के इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आपको सिखाऊंगा। वैसे इंटरेस्ट पेबल यहां पर कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल एक्टिविटी का कुछ करना ही नहीं है। वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमें खाली कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। बट स्टिल मेरे को एक चीज बतानी है इसमें, इसलिए मैं जान के इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बना रहा हूं। तो 5,000 और 6,000, तो मैं यहां पे लिखा जी मैंने इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। आराम से बेटे 5,000 ओपनिंग मतलब अक्रूवल, क्लोजिंग 6,000, 5,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 6,000। लो जी, लो सर, इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट भी, खाता भी मैंने बना दिया। अभी मैं फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। शॉर्ट टर्म लोन, बेटे शॉर्ट टर्म लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे वो बनाना ही नहीं है, बट मैं कुछ समझाना चाहता हूं, इसलिए इसका भी अकाउंट बनाऊंगा कि आपको वो लॉजिक समझ आ जाए। वैसे एज पर द क्वेश्चन आई एम ओनली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर calculate operating activities, cash from operating activities, and this short term loan is not operating activity, rather it is a financial activity, but still for understanding purpose I will be preparing 50-40, ठीक है जी। तो short term loan भी मैंने यहां लिख दिया, short term loan 50 ओपनिंग बैलेंस है, 40 क्लोजिंग बैलेंस है। आराम से देखो जी, मैंने सभी कुछ ट्रांसफर कर दिया। ये देख लीजिए, सारे बैलेंसेस जो दिए थे मैंने इनके खाते बना दिए।
बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट मेथड। अब मैं आ रहा हूं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, आई विल बी फॉलोइंग द सेम फॉर्मैट, सेम मेथड, सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स एज आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट 3 or 4 लेक्चर्स। बेटे चेंज नहीं करना है आपने भी चेंज नहीं करना। मैंने आज तक चेंज नहीं किया, इतना कुछ किया मैंने, IFRS, CAC कुछ भी किया टिल 11th। बेटे चेंज नहीं करना। पहली आइटम में आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, सेल्स 5 लाख की। बेटे मैं अज्यूम करूंगा क्रेडिट सेल्स है, तो 5 लाख की जो सेल्स है ये डेटर्स में चली जाएगी। आप बताइए अकाउंट रिसीवेबल हमारी एंट्री क्या होती है? इससे रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे तो हम डेबिट करेंगे। वैसे एंट्री होती है डेबिट अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। 5 लाख से मेरी क्रेडिट सेल्स, ये बेटे ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, और ये मेरे बच्चे क्रेडिट सेल्स था। आराम से लिखना है, कोई जल्दी है ही नहीं। 5 लाख से मेरी क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक है जी। मैं इस समय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कर रहा हूं और उसकी सारी चीजों को देख रहा हूं। So second point is, that is profit on sale of fixed assets, and for that I am given you the information also that fixed assets of rupees 30,000 were being sold for 40,000. It means 30,000 के फिक्स एसेट्स थे जो मैंने 40,000 में बेच दिए। वैसे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वैसे तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसको कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट मैं कुछ समझाना चाहता हूँ यार, तो आप मेरी बात समझोगे नहीं क्या? नॉन करेंट एसेट अकाउंट, नॉन करेंट एसेट में आपको देखिए बैलेंसेस दिए हुए हैं क्या? नॉन करेंट एसेट का आपको कुछ बैलेंस भी नहीं दिया। अच्छा दिया फिक्स एसेट, ये कैसे रह गया बेटा मेरे? फिक्स एसेट 1 लाख और 1,20,000। अब बेटे ऐसा है ना कि आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे फिक्स एसेट अकाउंट बनाने की एज पर डायरेक्ट मेथड, बट बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो इसलिए मैं अकाउंट बना रहा हूं। 1 लाख 1,20,000, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। अब देखिए आपने वो अभी इंफॉर्मेशन पढ़ी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिर आपने एडजस्टमेंट पढ़ी दैट 30,000 गुड्स फिक्स एसेट वर सोल्ड फॉर 40, तो मैं उसकी एंट्री पास करूं तो बेटा ये आएगी डेबिट कैश, क्रेडिट फिक्स एसेट्स, क्रेडिट प्रॉफिट ऑन सेल, ये आ गया बेटा 30, ये आ गया बेटा 10, ठीक है जी। तो फिक्स एसेट में मैं यहां पर लिख रहा हूं कैश सेल। मेरे को बनाना ही नहीं है यार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो पूछी भी नहीं है, ये प्यार है इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहां पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल। धीरे धीरे आप निपुण हो जाएंगे, आप टेंशन मत लें कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, अभी सारा बनाइए आप खुद ही। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बेटे, पहले जब कार सीखते हैं तो पता थोड़ी चलता, आप देखते हैं फर्स्ट गियर कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड गियर, जब आपको पूरी आ जाती है तो बिना देखे गियर आगे पीछे होते हैं। तो अभी आप पूरे अकाउंट बनाइए, नो डाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने फिक्स एसेट की पोस्टिंग भी कर दी, ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन सेल 10,000 कर दिया, उसको कर दिया। अब मैं आ रहा हूं जी और देख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या दिया है। लो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख। बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है, स्टॉक अकाउंट में जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसी गुड्स जो हमने बेच दी उसकी कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं भूल गया बेटा, आइटम नंबर ही भूल गया, कितना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 1 लाख, 1 लाख है बेटा। लो जी 1 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नेक्स्ट आइटम है डेप्रिसिएशन 40,000। बेटे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वी आर फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड। हम नेट प्रॉफिट को तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसको नहीं भी कुछ करते तब भी आंसर आ जाएगा, बट मैं चाहता हूं आप सब चीजों का इफेक्ट लीजिए, एक एक चीज को देखिए। डेप्रिसिएशन का अगर हम देखें तो बेटे एंट्री क्या होती है, डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बना नहीं रहे तो हम सीधा ही फिक्स एसेट अकाउंट में डाल देंगे, डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट फिक्स एसेट 40,000। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद यहां पर आ गया जी, और सीधा 40,000 का मैं यहां पर नॉन करंट एसेट में एंट्री कर रहा हूं। यहां लिख दिया मैंने डेप्रिसिएशन 40,000। आराम से बेटे, कोई मुश्किल थोड़ी है, कुछ नहीं मुश्किल।
एक एक आइटम उठा रहा हूँ, उसको सोच रहा हूँ, उसका इफेक्ट ले रहा हूँ। अभी मैं हर चीज़ का अकाउंट बना रहा हूँ और हर चीज़ की एंट्री पास कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। सेल्स की मैंने ट्रीटमेंट कर दी, रिसीवेबल्स में भेज दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को भेज दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई डिड द ट्रीटमेंट फॉर दैट, डेप्रिसिएशन 40,000 आई डिड द ट्रीटमेंट फॉर दैट, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 50,000। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 के हैं। आप बताइए, आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इट इज अ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 के। बेटे मैंने 50,000 लेस कर दिया, इसका अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। लास्ट आइटम है बेटे, लास्ट आइटम है, आप देखिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर हमने पैकिंग ही करनी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000। इट मीन्स I prepare profit and loss statement as per revenue recognition concept. Even in the adjustment number 3, I am given that this expense or interest for this particular year is 10,000. बेटे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक एक्सपेंस है। आप इसको जब करते हैं तो मैं एंट्री पास करता हूं डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश। अभी आपने दिया ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल। तो मैं इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में 10,000 को ट्रांसफर कर रहा हूं। वैसे मैंने एक्सपेंस अकाउंट अभी बनाया हुआ है, आपको अभी दिखाऊंगा कि एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं। अभी तो इंटरेस्ट पेबल की डायरेक्ट एंट्रीज मैंने पोस्ट कर दी, तो अभी देख लेते हैं बेटे। 10,000 ये आ गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम फॉर द ईयर इज 10,000। मैंने तीनों एडजस्टमेंट्स भी कर दी, मैंने बैलेंसेस को देख लिया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लिया। अब मुझे पैक करना है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट आइटम जो बची थी ना बेटे, वो 3,10,000 था, तो वो भी ट्रांसफर कर दिया। ये तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया, क्लोज ही हो गया, पैक ही हो गया। ठीक सर। अकाउंट रिसीवेबल, आप बताइए टोटल कितना आ रहा है बेटे? 5,40,000 ये आ रहा है, 50,000 ये, तो 5,40,000 ये हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 5,10,000, और बेटे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 5,10,000 यहां पर आएगा। आई एम फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड, इसलिए मुझे रिसीवेबल्स अकाउंट बनाना पड़ा, पेबल्स अकाउंट बनाना पड़ा, स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ा। नीचे अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, पैक कर दिया। बेटे स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेजेस कितनी आ गई बेटे? 20,000 है, ये 1,00,000 है, तो 1,20,000। परचेजेस आ गई 90 यहां चली गई, यहां हो गया 1,20,000। अब यहां पर आ जाएगा कैश पेड। आप बताइए जी आराम से, कैश पेड कितना होगा? मैंने कैलकुलेटर बाहर निकाल लिया। 90,000 प्लस 30,000 माइनस 45,000, दैट कम्स टू 75,000। बेटे मैंने 75,000 का कैश पे किया अपने क्रेडिटर्स को। ये लो जी, 75,000 का मैंने कैश पे कर दिया, मैंने यहां पर माइनस कर दिया। आराम से पहले आप दोबारा से क्रेडिटर्स अकाउंट देख लीजिए, पहले स्टॉक अकाउंट देखिए। परचेजेस आएगा, परचेज को क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, तो कैश पेड आएगा 75,000। ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अब मैं आ गया इंटरेस्ट पेबल। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेबल में आप टोटल करें तो ये 15,000 आएगा। अभी मैं फॉर्मेट इसका बताऊंगा। ये 15,000 आएगा, यहां पर 9,000 लिख दीजिए कैश पेड। मैंने 9,000 रुपये कैश पे किया फॉर इंटरेस्ट, which is my financial activity. I have not to prepare financial activities, just I have prepared for understanding purpose. And I will be telling you format of expense अभी बताऊंगा। इसको तो कुछ नहीं करना बेटे। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसको भी कुछ नहीं करना, मैं जस्ट बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपने 10,000 पे कर दिया, कैश पेड। ठीक है जी, लोन का बैलेंस था 50, लोन का बैलेंस हो गया 40, लेस हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस तभी होता है जब आप पे करते हैं, तो आपने कैश पेड टू लोन लिख दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन लिख दिया। बट शॉर्ट टर्म लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड आई हैव टू जस्ट प्रिपेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसको भी नहीं लिख रहे। नॉन करंट एसेट में आ जाइए, एक बार देख लेते हैं बेटे। 1,20,000 जमा 80, 2,00,000, ये भी 2,00,000। अब बेटे 2,00,000 में से 1,10,000 कम कर दो,
90,000 ये जो डिफरेंस आ रहा है बेटे ये कैश परचेज है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आई हैव टू जस्ट प्रिपेयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक बच्चा कहता है फिर ये बनाए क्यों? बेटे मेरा प्यार है, आपको समझाना चाह रहा था, नहीं तो कब की ये क्लास खत्म हो चुकी होती है। अगर मेरे को समझाना ना होता, फॉर्मेलिटी निभा देता। मैं कोई फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं आपके साथ? बनाओ। आ जाओ। अब देखो ये डायरेक्ट मेथड में मैं यहां तक आ गया, टैक्स पेड है ही नहीं, तो यहां देखिए अब 5,10,000 प्लस माइनस 75,000 माइनस 50,000 5,10,000 माइनस 75 करो जल्दी से, माइनस 50। जल्दी से देखो कितना आ रहा है जी आपके पास, बैलेंस कितना आ रहा है जल्दी से चेक करिए। एक बार चेक कर लीजिए। 40 और 5,40,000 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। एक बार चेक करिए अकाउंट में और मेरे को आंसर बताइए। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, आप जल्दी से करके दिखाइए, करके दिखाइए बेटे। अच्छा ये थोड़ा सा गलत किया मुझे लग रहा है। ये बेटे 5,10,000 नहीं यार, 5,40 में तो 4,90,000 आएगा। मेरी गलती है बेटे, देखा चेक करने से पता चल जाता है। 4,90,000 तो ये आएगा बेटे 4,90,000। चलो 4,90,000 और भी चेक कर लो प्लीज। 4,90,000 माइनस 75 माइनस 50। बेटा लाइव कर रहा हूं, ये आ गया जी 3,65,000। इट मीन्स कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 3,65,000। आपके सामने लाइव किया मैंने, हाथ ऊपर कर दिए। इसी क्वेश्चन को, इसी केस स्टडी को मैं अब इनडायरेक्ट मेथड से करूंगा और उसमें भी आंसर 3,65,000 आना चाहिए। लास्ट में हम पहुंचेंगे कुतुब मीनारी, जाने का तरीका अलग है। इनडायरेक्ट मेथड में हम सीधा सीधा नहीं चलेंगे, टेढ़े मेढ़े चलेंगे, टेढ़े मेढ़े। फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट। Now that net profit is as per profit and loss statement. That is after investing activities, that is after financial activities, that is after operating activities, that is after non-cash expenses. So I will adjust it. और धीरे धीरे उसको एडजस्ट करते मनाते प्यार से मैं नीचे आऊंगा और लास्ट में देखूंगा 3,65,000 ही आएगा। मैं बेटे चाहता हूं कि आप सब मेरे दोस्त है ना, बोलो बेटा हो या नहीं। तो बेटे मैंने आपके लिए पहले से ही एक इनडायरेक्ट मेथड का आपके लिए ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया है। अभी आप अमाउंट मत लिखना, कसम होगी आपको, थोड़ा समय बच जाएगा इसलिए पहले ही बना दिया, लेकिन बनाना है। देखो करोगे तभी समझ आएगी। हेडिंग लिखो पहले, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर इनडायरेक्ट मेथड। और आपको पता है हम कहां से शुरू करते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम एडजस्ट क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंस। फिर एडजस्ट क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल दोनों आती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। फिर हम एडजस्ट क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड बेटे इसमें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते ही नहीं, क्योंकि पहले से ही लेस हो चुके हैं। बस जैसे ही हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। मैं रुकता हूं, आप जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। अमाउंट नहीं लिखना बेटे, तरीका मेरे साथ चल रहा है, मैं बताऊंगा आपको किस मेथड से चलना है। आपने अमाउंट नहीं लिखना, आपको कसम होगी। देखिए मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप करो। तो हेडिंग लिखो, कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, करंट ईयर प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर प्रॉफिट का मतलब है जैसे पिछली बार 3 लाख का बैलेंस था, इस बार 6,10,000 का हो गया, तो डिफरेंस आ गया 3,10,000 का। वैसे भी करंट ईयर प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज इनडायरेक्ट मेथड में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं होती, मैं तो बैलेंस से ही काम कर लूंगा। तो मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यूज ही नहीं कर रहा, सो दैट कि आपको पता चले कि विदाउट दैट ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर एज पर इनडायरेक्ट मेथड। So I will take the opening balance of profit and loss 3 lakh and the closing balance of 6,10,000 and the difference is 3,10,000. So I have written 3,10,000.
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा आपको पता है ना कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था ना, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 40,000। मेरे को तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया नहीं हुआ, इसलिए मैं देख ही नहीं रहा। तो बेटे मुझे उस एडजस्टमेंट से पता चला डेप्रिसिएशन 40,000 है, इसलिए तो मैंने नॉन करंट एसेट अकाउंट बना के दिखाया आपको, क्योंकि अब उसका यूज आएगा यहाँ पे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो मेरे को यहाँ लेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जान के नॉन करंट एसेट आपको बना के दिखाया कि आपको लॉजिकली समझ आए। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन 40,000 ऐड कर दीजिए। एडजस्टमेंट्स है बेटे, मुझे खाली बैलेंसेस दिए और 3 एडजस्टमेंट्स दिए। ठीक है जी। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बेटे वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने 3,10,000 कैलकुलेट किया, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 10,000। इट मींस वो जो आपने 3,10,000 का प्रॉफिट निकाला उसमें ये इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो चुका होगा, बिकॉज वी विल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तभी तो आएगा 3,10,000। तो बिकॉज इंटरेस्ट इज पेड ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिवेंचर इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, सो इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन फाइनेंशियल एक्टिविटी, गाय और बछड़ा। बट ये 3,10,000 में एडजस्ट हो गया है, मतलब लेस हो गया है, तो मैं क्या करूं कि एडजस्ट हो जाए, प्लस करेंगे, प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000। ठीक है जी, प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि मैंने 10,000 रुपीज एडजस्टमेंट नंबर 3 से देखा, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी मेरे को एडजस्टमेंट में गिवन है बेटे। फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इसका प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में तो आया हुआ है और ऐड हो गया होगा, तो हाउ आई विल नलीफाई इट, लेस करूंगा। तो मैंने लिख दिया लेस। बेटे ये लेस करना था, मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया लेस होगा। रटना तो कुछ है ही नहीं ना, आप चेक करो 3,50,000 आ रहा है लेस करने के बाद या नहीं। 3,50,000, 3,60,000, 3,10,000, 3,50,000, तो 10,000 लेस करेंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया कैश प्रॉफिट। एक्चुअली में 3,50,000 कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे निकाल सकते हैं। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी 3,50,000। लास्ट रह गया आई विल बी डूइंग एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल एंड विद इन वर्किंग कैपिटल डेटर्स, स्टॉक एंड क्रेडिटर्स। और बेटे मैंने अभी भी बताया था कि डेटर्स का बैलेंस अगर बढ़ जाता है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमने क्रेडिट सेल्स किया है, इसका मतलब हमारा पैसा ब्लॉक हो गया है, हमारा कैश कम हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ आउटफ्लो। अब आप चेक करिए अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है बेटे 40 और 50 है। अकाउंट तो मैं बना ही नहीं रहा, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया, इसका मतलब मेरा कैश ब्लॉक हो गया, इसका मतलब मेरा कैश कम हो गया, इसका मतलब चेंज डिफरेंस 10,000 लेस करेंगे। तो बेटे मैंने वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट में 10,000 लेस कर दिया। ये देखिए मैं आ गया स्टॉक में। आप बताइए स्टॉक 30,000 का था, 20,000 हो गया, इसका मतलब माय स्टॉक बैलेंस हैज डिक्रीज्ड। इट मीन्स मैंने अपना स्टॉक बेच दिया, इट मीन्स मेरे पास पैसे आ गए, इसका मतलब मेरा कैश बढ़ गया, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक की वजह से मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐड कर दूंगा बेटे 20,000, देखिए मैंने ऐड कर दिया होगा और 10,000 ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया बेटा। इसी तरह से क्रेडिटर्स को मैंने ऐड कर दिया। अब आप चेक करिए 3,65,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटे ये भूपेश आनंद है, आपको लॉजिक बताया मैंने 6, 7, 8, एक्चुअली लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, बेटे बड़े बड़े लेक्चर्स थे। बट मैं क्या करता बेटे, लॉजिक नहीं बताता तो आप रट जाते और रटते तो फिर आगे दिक्कत होती और मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। तो बताइए अब मैंने क्या किया जी, कुछ बातें और लिखी हैं जो आपको समझनी थी, मैंने जो यहाँ लिख दी। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिख दिया आपने, नहीं तो बाकी बैलेंस लिख लेते हैं फटाफट। लो जी, एक्सप्लेनेशन, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटे
नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंशियल भी है। मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कटवाया था ना इन्वेस्टिंग, उसकी जगह नॉन ऑपरेटिंग लिखा, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट मेथड में एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग करना है, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो उसमें दो एक्टिविटीज का इफेक्ट लेना होता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। तो इन्वेस्टिंग में यहाँ पे था प्रॉफिट ऑन सेल, और दूसरा फाइनेंशियल में था इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स। तो आप लिख लीजिए, प्लीज लिखिए बेटे, बड़ी प्यारी एक्सप्लेनेशन है, यकीन मानिए। थोड़ी सी मेहनत की बात रह गई, 10 मिनट कर लेंगे ना तो पूरी लाइफ मजे आएंगे। अभी की मेहनत रंग लेकर आएगी। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट पेड। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, अब ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस और इनकम की बात मैंने बताई है आपको, मैंने एक्सपेंसेस अकाउंट बनाकर दिखा दिया, बट इसका फॉर्मेट तो पता होना चाहिए। In order to calculate how much expenses are paid, because I am not given the paid, because in this case interest payable is given to me, no doubt operating expenses paid पता थे, but I am not given that how much interest payable are paid, and supposingly we have to prepare a full cash flow statement, then I should know how much interest I have paid. For that I will prepare a separate interest payable account. तो मैंने वही बात लिखी है, आप लिखिए पहले, in order to calculate how much expenses are paid during the year, it is better to calculate or to prepare, not calculate, to prepare expense account. तो किसी भी एक्सपेंस का अगर आपको पेड गिवन नहीं है, इंटरेस्ट पेबल हो गया, टैक्स पेबल हो गया, एनी एक्सपेंस पेबल, तो बेटे उसका फॉर्मेट मैंने दिया है, आप आराम से फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट और टैक्स पेबल अकाउंट। बेटे सारे तो एक्सपेंस हैं। अच्छा ये बताओ, पेबल है तो अक्रूवल होगा, बेटे अक्रूवल तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस तो बेटे क्रेडिट में होगा, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस पहले लिख दिया। अच्छा ओपनिंग जब क्रेडिट में तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में होगा। अच्छा जब इस बार के एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए है ना, तो एक्सपेंसेस डेबिट, क्रेडिट कैश, अगर नहीं दिए तो इंटरेस्ट, नहीं दिए तो अक्रूड इंटरेस्ट, तो बेटे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट यहां चला गया, तो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर यहां पर आ गए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहां पर आ गए फॉर द ईयर, दैट वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बेटे आपने इस साल के एक्सपेंसेस 10,000 इंटरेस्ट दिया ना, पे नहीं किया वो बात अलग है, तो मेरा एंट्री क्या होगी, डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल। तो क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में बना रहा हूं, तो इंटरेस्ट पेबल में क्रेडिट होगा बाय एक्सपेंस फॉर द ईयर, एंड दैट एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने लिख दिया बाय एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000। बेटे जब आपको ये वाली फिगर मिल गई थी, ये वाली मिल गई थी, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर है, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, और हमने तो एक्सपेंस अकाउंट बना भी दिया था, बिना फॉर्मेट दिए मैंने बना दिया था। ये देखिए ये इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाया, तो ओपनिंग बैलेंस 5,000, क्लोजिंग बैलेंस 6,000, ये फिगर आ गई थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, और ये बैलेंसिंग फिगर है बेटे 9,000। आइए मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय बड़े इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, और आप एक्सपेंस पेबल अकाउंट बना रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट पेबल हो चाहे टैक्स पेबल हो, इसी लॉजिक से बनेगा। एक बात और लिखनी है, इसी तरह से मैंने लिखा है कि अगर आपको इनकम भी गिवन है, दैट इनकम अक्रूवल गिवन है, आपको मिली नहीं, तो बेटे कितनी इनकम मिल गई उसके लिए भी इनकम अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो लिखिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ मच इनकम हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, in order to calculate how much is the income which has been received during the year, it is better to prepare income account. अब बेटे अक्रूवल इनकम है, इनकम मिलनी थी, तो इसका क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि हमें मिलना है। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस फिर यहाँ आएगा। अच्छा इस बार की इनकम है, क्या एंट्री पास करते हैं, डेबिट कैश, क्रेडिट इनकम। अब मिली नहीं तो डेबिट इनकम पेबल, क्रेडिट इनकम, डेबिट इनकम पेबल, डेबिट इनकम पेबल, डेबिट इनकम पेबल, डेबिट इनकम पेबल, डेबिट इनकम पेबल। तो इनकम पेबल में डेबिट कर दिया, बेटे बैलेंसिंग फिगर आ गया, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा कुछ बताना भी नहीं है। लास्ट पॉइंट में आ गए जी। वैसे ये पता ही है आपको, लिखना है लिख लीजिए, इन केस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज मोर देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। लॉजिक बता चुका हूं,
10 बार बोल दिया, गला बैठ रहा है, लिख भी दिया है, लिखना लिखिए। देन इट इंप्लाइज कैश विल डिक्रीज। भाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, कैश विल डिक्रीज। हमने क्रेडिट सेल्स किए, सो वी विल डिडक्ट और सब्ट्रैक्ट द चेंज और द बैलेंस इन द डेटर्स। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमें प्लस माइनस करना है ना, तो वो मैंने लिख दिया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लॉजिक आपको मैंने बता दिया है। इन केस क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, इट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक, इट मीन्स माई कैश इज देयर आउटफ्लो, इट मीन्स आई विल डिडक्ट इट। तो आपको पता है, फिर भी मैंने बता दिया है, आप आराम से वीडियो को होल्ड करके लिख सकते हैं। मैंने इसलिए जान के थोड़ा सा ऐसे आराम से किया कि जब आप वीडियो को पॉज करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाए और आप लिख लें। ठीक है जी, ये देखिए सब पता है आपको, मैं समझा चुका हूं। प्यार है, लिख दिया कि भाई दिक्कत ना आए आप। अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स के भी लिख दिया। इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज मोर देन ओपनिंग बैलेंस, हो तो कुछ भी सकता है ना, लॉजिक समझना है, रटना थोड़ी है। फिर कोई भी सिचुएशन आएगी, फेस कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब आपको पैसे देने थे, आपने नहीं दिए, आपको उधार ज्यादा मिल गया, आपके पैसे बच गए, आप ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो लिखो जी, लिखो आराम से। इन केस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज मोर देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, देन इट इंप्लाइज वी हैव ऑब्टेन्ड मोर क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, सो देयर इज लेस आउटफ्लो ऑफ कैश, हेंस वी विल ऐड व्हाइल कैलकुलेटिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब वैसे तो सब खत्म हो गया, मैंने सब बता दिया, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे गए, क्या करना है, कैसे 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 सब बताया। बट मेरी आत्मा कहती है कि एक दो पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन लिख लें, फायदे में रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे कोर्स प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उस समय बार बार नहीं कंसेप्ट बताऊंगा ना बेटा। भले ये कंसेप्ट जो अब लिख रहे हैं, एक दो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट आप लिख लें, एक ही जगह सारा आ जाएगा जी। चेंज मीन्स डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो पहली बात, चेंज का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस। फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट। चेंज इन इंटरेस्ट पेबल, बेटा इंटरेस्ट पेबल इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है। Change in interest receivable, it is investing activity. Change in proposed dividend, it is a financial activity because we pay dividend on shares. Change in bank overdraft, हमने लेक्चर नंबर 5-6 में किया था, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। चेंज इन शॉर्ट टर्म लोन, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आपको अगर खाली चेंज भी दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा और फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा और इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा। और मैंने नेक्स्ट पेज में पूरा लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी, आप लिख लें। मैं इसलिए रोक रहा हूं कि आप आराम से पॉज करके लिख लें। चेंज इन एडवांसेस, चेंज इन बिल रिसीवेबल, चेंज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, चेंज इन डेटर्स, चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चेंज इन ट्रेड पेबल, चेंज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चेंज इन आउटस्टैंडिंग इनकम, चेंज इन बिल्स पेबल, ऑल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट भले इस केस स्टडी में इसका यूज नहीं था, बट आपको पता है कि आने वाले प्रैक्टिस में हो सकता है। मैंने कहा ना, मैक्सिमम मैंने आपको कसम खिलवाई थी कि आप 3 लेक्चर्स मेरे कर लीजिए, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, और आपने कर लिए। बधाई है आपको, आज का लेक्चर कर लिया, बधाई है। अब हम लेक्चर 9 से 1-2 लेक्चर्स में सब काम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके खत्म करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज तक की बात समझ आई होगी। बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने, और मेरे इंटेंशन, मेरे लॉजिक, मेरे आप फेस लैंग्वेज से भी समझ रहे होंगे कि मैं चाहता था कि आपको बताऊं। इस बात का ओपन चैलेंज है कि जो तरीका मैंने बताया है यही तरीका है लॉजिक। बाकी तो रटने के लिए तो 1000 चीजें, 1000 टीचर है बेटा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।